तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत सीधे एक भयंकर एक्शन सीन से करते हैं। एक ऐसी हाई स्टेक्स घुसपैठ, एक क्लासिक डिस्प्लेसमेंट हाइस्ट। आप सोच रहे होंगे विज्ञान में डकैती? जी हाँ, केमिस्ट्री की दुनिया में भी ऐसी डकैतियां होती हैं जो किसी थ्रिलर वेब सीरीज से कम नहीं है। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक बेहद खतरनाक और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है आयरन, और वो बहुत ही शांति से बिना कोई आवाज किए कॉपर सल्फेट के नीले किले में घुसपैठ कर रहा है। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक माइक्रोस्कोपिक युद्ध का मैदान है। और फिर पलक झपकते ही पूरा ड्रामा शुरू। आयरन बहुत ही चालाकी से पुराने बंधनों को तोड़ता है, सल्फेट को वहां से रेस्क्यू करता है या कह लें चुरा लेता है, और कॉपर को पूरी तरह अकेला छोड़ देता है। ये एक ऐसा सीधा और तेज हमला है जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस सिनेमैटिक टेकओवर के बाद का नज़ारा बिल्कुल साफ होता है। वो जो नीला कॉपर सल्फेट था ना, उसका रंग एकदम फीका पड़ जाता है और लोहे की कीलों पर भूरे रंग का कॉपर आकर चिपक जाता है। एक पूरी तरह से नई व्यवस्था बन जाती है। इसी घटना को साइंटिस्ट्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स ऐसी मास्टरमाइंड रणनीतियां बनाते कैसे हैं, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा रिवाइंड करना होगा। भाग 1, रिवाइंड, रासायनिक परिवर्तन की पहचान। तो चाहे गर्मियों में बाहर रखे दूध का खट्टा होना हो, लोहे की चीजों पर जंग लगना हो, या फिर हमारे शरीर में खाने का पचना हो, ये सब क्या है? अवस्था में बदलाव, रंग बदलना, गैस का निकलना या तापमान का बदलना। ये 4 पक्के सबूत हैं जो चीख चीख कर बताते हैं कि किसी पदार्थ की मूल पहचान अब बदल चुकी है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो चुका है। अब इस पूरी प्रक्रिया के 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। जो पदार्थ शुरुआत में होते हैं और जिनमें बदलाव होता है वो अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स हैं, और जो एकदम नई चीज बनकर सामने आती है वो उत्पाद या प्रोडक्ट है। उदाहरण के लिए, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में ऑक्सीजन के साथ एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है तो वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं, और जलने के बाद जो नया सफेद पाउडर मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है। भाग 2, तराजू को संतुलित करना, सार्वभौमिक नियम। अब यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम लागू होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान यानी मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो एलिमेंट्स हवा में से ना तो अचानक प्रकट हो सकते हैं और ना ही गायब हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स का कुल मास रिएक्टेंट्स के कुल मास के एकदम बराबर होना ही चाहिए। जरा पानी के साथ आयरन के इस स्केलेटल इक्वेशन को देखें। ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स राइट हैंड साइड से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। आयरन और ऑक्सीजन दोनों तरफ अलग अलग हैं। भाई, ये तो फिजिक्स के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसे बैलेंस करना ही पड़ेगा। इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हर फॉर्मूले के बाहर बॉक्स बना देते हैं ताकि अंदर की कोई चीज गलती से भी ना बदले। फिर हर एक एलिमेंट के परमाणुओं की लिस्ट बनाते हैं और एक एक करके कोएफिशिएंट्स यानी गुणांक जोड़ते जाते हैं। ये तब तक चलता है जब तक कि एलिमेंट्स का तराजू दोनों तरफ एकदम परफेक्टली बैलेंस ना हो जाए। और सारी मेहनत के बाद ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब देखिए, आयरन के 3 परमाणु और पानी के 4 अणु मिलकर बिल्कुल सटीक तरीके से आयरन ऑक्साइड का 1 अणु और हाइड्रोजन गैस के 4 अणु बना रहे हैं। अब दोनों तरफ एटम्स की गिनती एकदम बराबर है। केस सॉल्व्ड। इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसे और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम छोटे छोटे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंबल्स बताते हैं कि रिएक्शन के वक्त एलिमेंट्स किस फॉर्म में थे। क्या वो सॉलिड थे, लिक्विड थे, गैस थे या फिर पानी में घुले हुए एक्वस सॉल्यूशन थे। बस ये छोटे अक्षर जोड़िए और इक्वेशन खुद सारी कहानी बयां कर देती है। भाग 3, तत्वों की रणनीतियां, संयोजन और अपघटन। अब आते हैं एलिमेंट्स की असली टैक्टिक्स पर। मेनली 2 बिल्कुल अपोजिट रणनीतियां होती हैं। पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो एक मर्जर की तरह है, जहां 2 या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में हाथ मिलाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और दूसरी है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जो इसका एकदम उल्टा है। इसमें एक अकेला कंपाउंड टूटकर कई छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में बिखर जाता है। कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल उदाहरण देखें, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम या बिना भुजा चूना भी कहते हैं। जब आप इसे पानी में डालते हैं
तो ये बड़ी तेजी से रिएक्ट करके स्लेक्ट लाइम यानी भुजा हुआ चूना बनाता है। हाँ, ये वही मिश्रण है जिससे दीवारों पर सफेदी की जाती है ताकि उन पर वो बढ़िया सी शाइन आ सके। अब इस क्विक लाइम वाले रिएक्शन की एक खास बात है, इसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट यानी ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहा जाता है। मतलब रिएक्शन भी हुआ और साथ में ढेर सारी गर्मी भी पैदा हुई। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर जगह हैं। नेचुरल गैस का जलना हो या खाद का बनना, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर का सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट का टूटकर ग्लूकोज बनना और हमें एनर्जी देना जो हमें जिंदा रखता है, वो भी असल में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। दूसरी तरफ अगर डीकम्पोजिशन की बात करें तो चीज़ों को तोड़ने के लिए हमेशा थोड़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ये एनर्जी अलग अलग फॉर्म में दी जा सकती है। जैसे चूना पत्थर को तोड़ने के लिए तेज़ हीट चाहिए, पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और सिल्वर क्लोराइड तो बस सूरज की रोशनी में रखने भर से ही टूटकर ग्रे हो जाता है। बिना ताकत लगाए बॉन्ड्स नहीं टूटते। भाग 4, डकैती का पूरा स्पष्टीकरण। तो अब रिएक्शंस की इतनी सारी जानकारी के साथ चलिए वापस अपने उसी ओपनिंग सीन पर चलते हैं। अब हम उस डिस्प्लेसमेंट हाइस्ट को वैज्ञानिक नजरिए से साफ साफ देख सकते हैं। ठोस आयरन ने पानी में घुले कॉपर सल्फेट पर हमला किया, सल्फेट को अपने साथ मिलाकर एक्वस आयरन सल्फेट बनाया और बेचारे कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित करके ठोस रूप में अलग फेंक दिया। एक ताकतवर एलिमेंट ने कमजोर की जगह ले ली। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना? एलिमेंट्स लगातार जिंदा रहने के लिए या स्टेबल होने के लिए कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, टूट रहे हैं और एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। ये सब देखकर बस एक ही सवाल जहन में आता है, इस वक्त ठीक हमारे आसपास हमारी आंखों से ओझल होकर ऐसी और कितनी हाई स्टेक्स केमिकल डकैतियां चल रही होंगी। जरा सोचिएगा।